हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का रिवॉल्ट ब्रिटिश रूल के खिलाफ पहला बड़ा चैलेंज था। इस रिवॉल्ट के कॉजेस, लीडर्स और नेचर पर ऑलमोस्ट हर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा गलत है ये बताना है। पहली स्टेटमेंट है, द रिवॉल्ट वॉज सपोर्टेड होल हार्टेडली बाय एजुकेटेड एलाइट इंडियन एवरीवेयर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1857 के रिवॉल्ट को एजुकेटेड और एलाइट इंडियंस का यूनिवर्सल सपोर्ट नहीं मिला। बहुत से मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस जैसे इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास इस रिवॉल्ट से दूर रहे। कुछ लोग ब्रिटिश रिफॉर्म से फ़ायदा उठा रहे थे और कुछ को रिवॉल्ट का फ्यूडल नेचर पसंद नहीं था। इस रिवॉल्ट को मेनली सेपॉयज, पीजेंट्स, जमींदार, इन लोगों ने सपोर्ट किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ए मिल गया है हमें, बट हम बाकी की स्टेटमेंट भी देख लेते हैं जो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द डाइवर्स एलिमेंट विच टुक पार्ट इन अ रिवॉल्ट वेयर यूनाइटेड बाय देयर हेट्रेड ऑफ ब्रिटिश रूल। रिवॉल्ट में अलग अलग ग्रुप्स शामिल थे, सेपॉयज, पीजेंट्स, तालुकदार्स, आर्टिजन्स। इनके रीजंस अलग हो सकते थे, लेकिन ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कॉमन रिसेंटमेंट ने इन्हें जोड़ा था। तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरी स्टेटमेंट है, द रोल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द रिवॉल्ट वॉज एक्नॉलेज्ड बाय मैनी इंक्लूडिंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स। 1857 में हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्लियरली दिखाई दी। बहादुर शाह जफर एक मुस्लिम एम्परर थे, लेकिन हिंदू सेपॉयज ने भी उन्हें सपोर्ट किया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी एक्सेप्ट किया कि कम्युनल यूनिटी रिवॉल्ट का एक स्ट्रॉन्ग फीचर था। लास्ट स्टेटमेंट है, द रिवॉल्ट डिड नॉट स्प्रेड टू साउथ इंडिया। ये स्टेटमेंट भी सही है और इसे याद रखना। रिवॉल्ट का मेन सेंटर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया रहा। दिल्ली, अवध, कानपुर, झांसी, साउथ इंडिया लार्जली अनएफेक्टेड रहा। सिर्फ छोटी मोटी डिस्टर्बेंस हुई थी, फुल स्केल रिवॉल्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन पर है। असर्शन दिया हुआ है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट इन इंडिया इन 1857 सून आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड डलहौजी फ्रॉम इंडिया। देखिए, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा। उसके इंडिया छोड़ने के सिर्फ एक साल बाद यानी 1857 रिवॉल्ट फूट पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि रिवॉल्ट सिर्फ उसके जाने की वजह से हुआ, बल्कि ये दिखाता है कि उसके टेन्योर में जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हुई थी उनका प्रेशर और रिसेंटमेंट बाद में एक्सप्लोड हुआ। डलहौजी के टाइम पर एनेक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन और सोशल इंटरफेरेंस ने इंडियन सोसाइटी के कई सेक्शंस को नाराज़ कर दिया था, जो 1857 में रिवॉल्ट के रूप में सामने आया। तो असर्शन सही है। रीज़न दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशनिस्ट पॉलिसी हैड कॉज्ड ग्रेट डिसकंटेंट। लॉर्ड डलहौजी ने एग्रेसिव एनेक्सेशन पॉलिसी फॉलो की, जिसमें सबसे फेमस था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के तहत सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई इंडियन स्टेट एनेक्स कर लिए गए। इससे इंडियन रूलर्स, उनके नोबल्स और आर्मी डिपेंडेंट्स डायरेक्टली इफेक्ट हुए। सिर्फ रूलर्स ही नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़े सोल्जर्स, आर्टिजन्स और लोकल एलाइट्स भी अपनी लाइवलीहुड्स और स्टेटस खो बैठे। इस वजह से वाइड स्प्रेड एंगर डेवलप्ड हुआ, जो रिवॉल्ट के लिए फर्टाइल ग्राउंड बना। तो रीज़न भी सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। रीज़न असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। पहली स्टेटमेंट है, इट वॉज अ रिवॉल्ट केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड बाय राजा, नवाब्स एंड तालुकदार्स। तो 1857 का रिवॉल्ट केयरफुली प्लान्ड या सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट नहीं था। कोई सिंगल लीडरशिप, कॉमन स्ट्रेटेजी या ऑल इंडिया प्लानिंग नहीं थी। राजा, नवाब और तालुकदार्स कई जगह रिवॉल्ट के बाद शामिल हुए, पहले से मास्टरमाइंड नहीं थे। इस रिवॉल्ट का नेचर ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का था, जो मिलिट्री और सिविल ग्रीवांसेस से फूटा। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है, र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज डिड नॉट प्ले एनी रोल इन इट्स आउटब्रेक एंड स्प्रेड। ये स्टेटमेंट भी गलत है। 1857 के रिवॉल्ट ने र्यूमर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जैसे ये अफवाह कि ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम धर्म खत्म करना चाहते हैं या कंपनी राज के 100 साल पूरे होने वाले हैं। ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस वाली बात भी रिलीजियस रूमर्स के थ्रू ही हर घर फैली।
और इसी अफवाह ने लोगों के फियर और एंगर को और इंटेंसिफाई किया। थर्ड स्टेटमेंट दिया है, द रेबल प्रोक्लेमेशंस इन 1857 रिपीटेडली अपील्ड टू ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रेबल लीडर्स ने जो प्रोक्लेमेशंस और अपील जारी की, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमम मास सपोर्ट। इन प्रोक्लेमेशंस में हिंदू और मुस्लिम्स दोनों सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा गया। कास्ट, क्रीड या रिलीजन के बेसिस पर कोई एक्सक्लूजन नहीं था, बल्कि यूनिटी और कलेक्टिव रेजिस्टेंस पर जोर दिया गया। लास्ट स्टेटमेंट है, द ब्रिटिश सक्सीडेड इन क्विकली एंड इजीली कंट्रोलिंग द रेबल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। ब्रिटिश ने रिवॉल्ट को सप्रेस करने में बहुत टाइम और रिसोर्सेज लगाए। उन्हें इंग्लैंड से एडिशनल ट्रूप्स बुलाने पड़े और कई जगह बैटल्स हुई। दिल्ली, लखनऊ और झांसी जैसे सेंटर्स पर कंट्रोल पाने के लिए महीने लग गए। तो रिवॉल्ट को इजीली कंट्रोल कर लेना, ये कहना गलत है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858। क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन 1858 के रिवॉल्ट के बाद आया था। इसका मेन एम था इंडियंस को एश्योर करना, ब्रिटिश रूल को स्टेबलाइज करना और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ऑफिशियली एंड करना। इसलिए हर स्टेटमेंट को हमें पोस्ट 1857 कंटेक्स्ट में देखना होगा। पहली स्टेटमेंट तो है, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 1857 के रिवॉल्ट के एक मेजर कॉजेज में से एक था एनेक्सेशन पॉलिसी, स्पेशली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में क्लियरली डिक्लेयर किया गया कि ब्रिटिश क्राउन का इंडियन स्टेट को एनेक्स करने का कोई इरादा नहीं है। इस स्टेटमेंट का पर्पस था इंडियन रूलर्स और प्रिंसेस का ट्रस्ट जीतना और उनके फियर्स को कम करना। दूसरी स्टेटमेंट है, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ये स्टेटमेंट भी सही है। 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में चली गई और गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट हुआ। थर्ड स्टेटमेंट है, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन का ट्रेड से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली ऑलरेडी 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू खत्म हो चुका था। 1858 का प्रोक्लेमेशन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था, ना कि कमर्शियल या ट्रेड रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द मार्च 2014 मॉर्टल रिमेन्स ऑफ अ नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स ऑफ 1857 म्यूटिनी वेर एक्सह्यूम्ड फ्रॉम अ वेल एट डैश। दिस मॉर्टल रिमेन्स आर ऑफ डैश हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखिए क्वेश्चन 2014 का है और उस टाइम जो रिसेंट आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल डिस्कवरी हुई थी वो 1857 के रिवॉल्ट से लिंक करता था। तो इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने स्टैटिक हिस्ट्री और करंट अफेयर को कंबाइन कर दिया है और यहाँ हमें दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। पहले तो जगह का नाम और दूसरा रेजिमेंट यानी सोल्जर्स कौन से थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, अजनला 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मार्च 2014 में पंजाब के अंजला अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में एक वेल से 1857 के इंडियन सोल्जर्स के मोर्टल रिमेन्स निकाले गए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये सोल्जर्स 26th रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे, जो ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट करने के बाद कैप्चर्ड हुए और ब्रूटली किल्ड करके वेल में फेंक दिए गए। ये डिस्कवरी 1857 के रिवॉल्ट के फॉरगेटन एपिसोड्स को हाईलाइट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज नॉट सपोर्टेड बाय द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और ये स्टेटमेंट ही सही है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने 1857 के रिवॉल्ट में ब्रिटिश का साथ दिया, न कि रिबेल्स का। हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट था जो ब्रिटिश प्रोटेक्शन पर डिपेंड करता था। निज़ाम ने अपनी आर्मी और रिसोर्सेज ब्रिटिश को प्रोवाइड किए, जिससे साउथ इंडिया में रिवॉल्ट फैलने से पहले ही कंट्रोल हो गया। अब हम बाकी की जो गलत स्टेटमेंट है उनको भी देख लेते हैं और सही क्या होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट है, दीनबंधु मित्र वॉज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया। तो दीनबंधु मित्र एक फेमस बंगाली राइटर थे, लेकिन उनकी वेल नोन बुक में से एक है नील दर्पण, जो इंडिगो प्लांटर्स के एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड थी, और अनहैप्पी इंडिया के ऑथर लाला लाजपत राय थे।
जो अर्ली नेशनलिस्ट लिटरेचर का पार्ट है। तीसरी स्टेटमेंट है द सिंधियाज ऑफ ग्वालियर गेव शेल्टर टू द रानी ऑफ झांसी। देखिए, झांसी की रानी ने जब झांसी छोड़ा तो सिंधिया रूलर इनिशियली ब्रिटिश लॉयल था, तो सिंधियाज ने रानी को विलिंगली शेल्टर नहीं दिया। ग्वालियर लेटर रिबेल्स के कंट्रोल में आया, लेकिन सिंधिया फैमिली ब्रिटिश साइड पर थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है मंगल पांडे लेड द सेपॉइज मार्च टू दिल्ली। मंगल पांडे का रोल बराकपुर तक लिमिटेड था। दिल्ली मार्च का लीडरशिप मेरठ के सेपॉइज ने किया, जो 10 मई 1857 के बाद दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया। मंगल पांडे को मार्च से पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये असर्शन और रीजन पर बेस्ड है। असर्शन दिया हुआ है इन 1856 नवाब वाजिद अली शाह वॉज dethroned and exiled to Calcutta on the plea that the region was being misgoverned. ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वाजिद अली शाह अवध के लास्ट नवाब थे। 1856 में ब्रिटिश ने अवध को एनेक्स कर लिया और नवाब ऑफ कलकत्ता को एग्जाइल कर दिया। ऑफिशियल रीजन दिया गया कि अवध में मिस गवर्नेंस है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंट है। अवध की एनेक्सेशन ने तालुकदार्स, पीजेंट्स और सेपॉइस को डायरेक्टली अफेक्ट किया, जो बाद में 1857 के रिवॉल्ट का मेजर बेस बना। रीजन दिया हुआ है द नवाब वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल द रेबेलियस चीफ्स एंड तालुकदार्स। ये स्टेटमेंट भी सही है। ब्रिटिश रिपोर्ट्स में रिपीटेडली कहा गया कि नवाब तालुकदार्स और लोकल चीफ्स पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। तालुकदार्स अवध के पावरफुल लैंड होल्डर्स थे, जिनका इन्फ्लुएंस विलेजेस और पीजेंट्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग था। ब्रिटिश ने इसी आर्ग्यूमेंट को यूज करके क्लेम किया कि अवध में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और रेबेलियन का रिस्क है। अब अगर हम लिंक देखें पहली और दूसरी स्टेटमेंट के बीच में, तो ब्रिटिश ने नवाब वाजिद अली शाह को एग्जाइल करने के लिए जो मिस गवर्नेंस का चार्ज लगाया, उसका मेन जस्टिफिकेशन ये दिया गया कि वो रेबेलियस चीफ्स और तालुकदार्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मतलब स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन ड्यूरिंग द डेज ऑफ द रिवॉल्ट 1857 एज डंका शाह। इसका करेक्ट आंसर है बी, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये एक कैरिश्मेटिक रिलीजियस मिलिट्री लीडर थे, जो कि फरीदाबाद, लखनऊ और रोहिलखंड रीजन में एक्टिव रहे। उनके स्पीचेस और रिवोल्यूशनरी प्रोपोगेंडा की वजह से उन्हें डंका शाह कहा जाता था, और डंका मतलब था नगाड़ा, ड्रम, जो रेबेलियन का ऐलान करता था। ये क्वेश्चन देखिए CDS 2019 में पूछा गया था। सेम ही क्वेश्चन CISF 2020 में पूछा गया है। सेम ही वर्ड्स हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली कॉल्ड डंका शाह इन द ईयर ऑफ 1856-57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु मोबिलाइज्ड द हेडमैन ऑफ 84 विलेजेस 84 देश। इसका करेक्ट आंसर है बी, शाहमल। शाहमल वेस्टर्न यूपी के एक पावरफुल पीजेंट लीडर थे। उन्होंने 84 विलेजेस यानी 84 देश के विलेज हेडमैन को ऑर्गेनाइज करके ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ खड़ा किया। शाहमल का मूवमेंट एग्रेरियन ग्रीवांसेस, रेवेन्यू ऑपरेशंस और लोकल ऑटोनॉमी पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वाज नॉट अ सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट 1857। पहला ऑप्शन दिया है अयोध्या। देखिए, अयोध्या का रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1857 के रिवॉल्ट में यहाँ कोई मेजर मिलिट्री अपराइजिंग या ऑर्गेनाइज्ड रेबल हेडक्वार्टर्स नहीं बना। अवध रीजन का मेन सेंटर लखनऊ था, ना कि अयोध्या, इसलिए अयोध्या को 1857 का रिवॉल्ट सेंटर नहीं माना जाता। और क्वेश्चन में यही पूछा था कौन सा सेंटर नहीं था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं आगरा, दिल्ली, कानपुर, ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन रिफर्स टू। पहली स्टेटमेंट है द डिक्लेरेशन बाय द रिबेल्स ऑफ 1857। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन 25 अगस्त 1857 को इशू हुआ था, और ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिबेल्स का एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो था। इसको मेनली फिरोज शाह यानी बहादुर शाह जफर के ग्रैंडसन से एसोसिएट किया जाता है। इस प्रोक्लेमेशन में ब्रिटिश रूल के खिलाफ सभी लोग, जमींदार्स, मर्चेंट्स, सोल्जर्स, हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट होने की अपील की गई थी। इसमें बताया गया था कि ब्रिटिश ने सबका नुकसान किया है, इसलिए
पुराना मुगल रूल वापस लाना चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट है द स्टेटमेंट बाय द लीडर ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1942। ये स्टेटमेंट गलत है। 1942 का मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट था जो महात्मा गांधी के लीडरशिप में हुआ था और उसमें अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी हुई थी, लेकिन आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन का 1942 से कोई रिलेशन नहीं है। ये 1857 का डॉक्यूमेंट था जो ब्रिटिश रूल ख़त्म करने और मुगल अथॉरिटी रिस्टोर करने की बात करता था। और क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर है 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ अगस्त 25, 1857 स्ट्रेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। इसका करेक्ट आंसर है सी, द रिटर्न ऑफ द बादशाही। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन का सेंट्रल थीम था कि मुगल बादशाही को वापस लाना। रेबल्स ने ब्रिटिश रूल को अनजस्ट और एक्सप्लोइटेटिव बताया और अपील की कि लोग मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के अंडर वापस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मौलवी अहमदुल्ला शाह हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है ही वॉज पॉपुलरली नोन एज डंका शाह और द मौलवी विथ अ ड्रम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे 2 क्वेश्चन हमने पहले भी देखे हैं। दूसरी स्टेटमेंट है ही फॉट इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हत। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अवध रीजन में रेबल्स को ऑर्गेनाइज किया और चिन्हत की बैटल में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ब्रिटिश फोर्सेस को इनिशियल सेटबैक मिला। थर्ड स्टेटमेंट है ही वॉज किल्ड बाय ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ हेनरी लॉरेंस। ये स्टेटमेंट गलत है। हेनरी लॉरेंस की कमांड के अंदर मौलवी अहमदुल्ला शाह की डेथ नहीं हुई। अहमदुल्ला शाह लेटर रोहिलखंड रीजन में बिट्रेयल के बाद मारे गए, न कि हेनरी लॉरेंस की डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन में। इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। पहला स्टेटमेंट दिया है द रूमर दैट द ब्रिटिश हैड मिक्सड द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। यह एक जेन्युइन कॉज था। फ्लोर में काऊ और पिग बोन डस्ट मिलाने की बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को ऑफेंड किया। इस टाइप की रूमर्स ने फियर और एंगर को मास लेवल पर स्प्रेड किया। दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है द प्रोफेंसी दैट द ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन द सेंटेनरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23 जून 1857। ये भी एक रिकॉग्नाइज्ड कॉज था। ये प्रोफेसी बहुत पॉपुलर थी कि कंपनी का राज सिर्फ 100 साल चलेगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757 के 100 साल पूरे होने पर लोगों को लगा कि ब्रिटिश पावर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। इस बिलीफ ने लोगों को रिवॉल्ट के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर किया। तीसरा दिया है पॉपुलर डिसकंटेंट विथ ब्रिटिश रूल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज था। ब्रिटिश पॉलिसीज़ जैसे लैंड रेवेन्यू, एनेक्सेशन, रिलीजियस इंटरफेरेंस, मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन, ये सब ने मिलकर वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन पैदा किया। ये पॉपुलर डिसकंटेंट ही रिवॉल्ट का फाउंडेशन बना। लास्ट स्टेटमेंट दिया है द प्रोफेसी दैट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल वुड लीड टू द एंड ऑफ द काली युग एंड रिटर्न टू द राम राज्य। ये कॉज नहीं था। 1857 के सोर्सेज में राम राज्य या काली युग का एंड वाली प्रोफेसी का कोई स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता। ये आइडिया ज़्यादातर लेटर नेशनलिस्ट सिंबोलिज्म से एसोसिएटेड है, न कि 1857 के मास बिलीफ से। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि ये कोई कॉज नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फर्स्ट एक्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज आर ट्रू। पहली स्टेटमेंट है इट ऑकर्ड इन अ मीरठ व्हेन 2 सेपॉयज स्टॉल अ सुपीरियर ऑफिसर्स राइफल। पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मीरठ में 10th में 1857 को लार्ज स्केल म्यूटनी हुई, लेकिन 2 सेपॉयज स्टीलिंग अ राइफल को फर्स्ट एक्ट नहीं माना जाता। दूसरी स्टेटमेंट दी है इट बिगेन व्हेन द रानी ऑफ झांसी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द ब्रिटिश। ये भी गलत है क्योंकि रानी ऑफ झांसी का रोल रिवॉल्ट के लार्ज फेस 1858 में आता है। उनका डिक्लेरेशन रिवॉल्ट का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। तीसरा दिया है इट बिगेन व्हेन द मंगल पांडे फायर्ड एट अ यूरोपियन ऑफिसर इन मेरठ। ये भी गलत है। मंगल पांडे ने फायरिंग मेरठ में नहीं की थी। यहाँ लोकेशन गलत है। लास्ट स्टेटमेंट दिया है इट बिगेन व्हेन द मंगल पांडे फायर्ड एट अ यूरोपियन ऑफिसर इन बराकपुर। ये स्टेटमेंट सही है। बराकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने एक यूरोपियन ऑफिसर पर फायरिंग की। इसी इंसिडेंट को रिवॉल्ट ऑफ 1857 का फर्स्ट एक्ट माना जाता है क्योंकि ये ओपन आर्म्ड डेफियंस का पहला केस था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बहादुर शाह जफर टू। पहली स्टेटमेंट है, द रेबल्स ऑफ 1857 प्रोक्लेम्ड देयर लॉयल्टी टू हिम। ये बिल्कुल सही है। 1857 के रेबल्स को एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल सिंबल चाहिए था, इसलिए उन्होंने बहादुर शाह जफर टू को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर करके अपनी लॉयल्टी उसके नाम पर दिखाई। उनके नाम पर कॉइन्स बने और प्रोक्लेमेशन इशू हुई, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है, ही वॉज किल्ड बाय लेफ्टिनेंट हॉटसन अ कावलरी ऑफिसर इन दिल्ली। ये स्टेटमेंट गलत है। विलियम हॉटसन ने बहादुर शाह जफर टू को मारा नहीं था। ये स्टेटमेंट गलत है। हॉटसन ने जफर के 2 सन और 1 ग्रैंडसन को शूट किया, लेकिन जफर को जिंदा पकड़ा। बाद में जफर को ट्रायल के बाद रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी डेथ हुई। ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का यही आंसर है। हम बाकी की स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, ही वॉज रिलक्टेंट टू लेट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन द बिगनिंग। ये स्टेटमेंट सही है। बहादुर शाह जफर एजेड, पॉलिटिकली वीक और ब्रिटिश पेंशनर थे। शुरू में उन्होंने रिवॉल्ट को लीड करने में हेजिटेशन दिखाई क्योंकि उनको कॉन्सिक्वेंसेस का डर था, लेकिन जब सेपॉइज ने प्रेशर बनाया तब उन्होंने सिंबॉलिक लीडरशिप एक्सेप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इश्तहार्स इश्यूड ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट। इश्तिहार का सिंपल मतलब होता है पब्लिक नोटिस या प्रोक्लेमेशन। पहली स्टेटमेंट है, दे ग्लोरीफाइड द मुस्लिम रूल इन इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है। 1857 के इश्तिहार्स ने सिर्फ मुस्लिम रूल को ग्लोरीफाई नहीं किया। अगर ऐसा होता तो हिंदू पॉपुलेशन एलिनेट हो जाती। रेबल्स जानते थे कि रिवॉल्ट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब सब कम्युनिटीज साथ आएं। दूसरी स्टेटमेंट दी है, दे ग्लोरीफाइड द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर। ये बिल्कुल सही है। इश्तिहार्स में बार बार बताया गया कि मुगल एम्पायर के दौरान हिंदू और मुस्लिम साथ साथ पीसफुली रहते थे। यूनिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर ट्रेडिशन पर जोर दिया गया। इसी वजह से ये प्रोक्लेमेशन मास अपील क्रिएट कर पाए। इस वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा दिया इसमें, दे ग्लोरीफाइड द मैसेज ऑफ इस्लाम। ये स्टेटमेंट गलत है। इश्तिहार में इस्लाम या किसी एक रिलीजन के मैसेज को ग्लोरीफाई करना रिवॉल्ट के ऑब्जेक्टिव के खिलाफ था। फोकस सिर्फ पॉलिटिकल यूनिटी पर था, ना कि रिलीजियस सुप्रीमेसी पर। लास्ट स्टेटमेंट दिया, दे ग्लोरीफाइड द रोल ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट का एम ही ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज करना था, ना कि उसको ग्लोरीफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। पहला दिया है एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो ये 1857 का एक मेजर कॉज था। अवध को 1856 में मिस गवर्नेंस के बहाने एनेक्स किया गया। इससे तालुकदार्स, पीजेंट्स और सोल्जर्स सब नाराज हो गए। अवध रीजन ही 1857 का स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटर बना। दूसरा इसमें दिया ऑप्शन, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ी गई थी, ऑलमोस्ट 90 साल पहले। इस बैटल ने कंपनी रूल को इस्टेब्लिश किया, लेकिन इसका डायरेक्ट और इमीडिएट कनेक्शन 1857 रिवॉल्ट से नहीं है, इसलिए ये कॉज नहीं था। तो ये स्टेटमेंट गलत है और इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कौन सा कॉज नहीं है। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। तीसरा दिया है, डिनायल ऑफ पेंशन टू द सक्सेसर ऑफ लास्ट पेशवा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉज था। बाजीराव टू का एडॉप्टेड सन नाना साहिब को कंपनी ने पेंशन देने से मना कर दिया। इस ह्यूमिलिएशन और इनजस्टिस ने नाना साहिब को एक्टिव रेबल लीडर बना दिया और ये एक जेन्युइन कॉज था। लास्ट स्टेटमेंट दिया, डिप्राइविंग द मुगल्स ऑफ देयर प्रिविलेजेस। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखिए, ब्रिटिश ने मुगल एम्परर को सिर्फ सेरेमोनियल रूलर बना दिया। रेड फोर्ट, टाइटल्स, अलाउंसेस सब ग्रेजुअली विड्रॉ किए गए। इससे बहादुर शाह जफर और उनके सपोर्टर्स में रिसेंटमेंट बढ़ा, इसलिए ये वैलिड कॉज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 1856 अवध वुड नॉट हैव बीन एनेक्स्ड विद द ब्रिटिश एम्पायर इफ द नवाब ऑफ अवध हैड। पहला इसमें दिया ऑप्शन, अलाइड विद द ब्रिटिश। ये गलत है। अवध पहले से ही ब्रिटिश का सब्सिडरी एलाय था। अलायंस होने के बावजूद ब्रिटिश ने अवध को एनेक्स किया, इसलिए अलायंस प्रोटेक्शन गारंटी नहीं था। दूसरा ऑप्शन दिया, नॉट रिफ्यूज टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म एज सजेस्टेड बाय द ब्रिटिश। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाजिद अली शाह पर ब्रिटिश ने मिस गवर्नेंस का चार्ज लगाया। ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म सजेस्ट किए, लेकिन नवाब ने उन्हें इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया। इसी रिफ्यूजल को बेसिस बनाकर 1857 में अवध को एनेक्स कर लिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट नवाब वजीर ऑफ अवध इन 18th सेंचुरी। इसका करेक्ट आंसर है डी, नवाब सादत खान। ये अवध के फर्स्ट नवाब वजीर थे। उन्होंने 18th सेंचुरी के शुरू में ही अवध को इंडिपेंडेंट बना दिया। उन्हीं के साथ अवध में हेरिडिटरी नवाबी रूल की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली रोज इन अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। देखिए ये क्वेश्चन मिलिट्री कंपोजिशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी 3 मेजर प्रेसिडेंसीज में डिवाइड थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। रिवॉल्ट मेनली बंगाल प्रेसिडेंसी आर्मी के सेपॉयस ने स्टार्ट और लीड किया। जैसे मंगल पांडे, मीरठ म्यूटिनी, दिल्ली कैप्चर सब बंगाल आर्मी से लिंक्ड इवेंट हैं, इसलिए रिवॉल्ट प्रोमिनेंटली बंगाल आर्मी से ही उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्टेन मेजर्स ऑफ डलहौजी created serious discontent in India, which were also responsible for the revolt of 1857. Which of the following measures was not one of them? इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी के कौन कौन से मेजर्स ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए सीरियस डिसकंटेंट यानी नाराजगी क्रिएट की और कौन सा मेजर उसमें शामिल नहीं था। तो इसमें 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो 1857 की रिवॉल्ट का रीजन बने और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो डायरेक्ट कॉज नहीं था। पहला इसमें ऑप्शन दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर अगर किसी इंडियन रूलर का नेचुरल उत्तराधिकारी यानी मेल एयर नहीं होता तो ब्रिटिश उसका राज्य एनेक्स कर लेते थे। इस पॉलिसी की वजह से झांसी, सतारा, नागपुर, संबलपुर जैसे स्टेट्स छीन लिए गए। इससे इंडियन रूलर्स और उनके सपोर्टर्स में गुस्सा और इनसिक्योरिटी पैदा हुई जो 1857 के रिवॉल्ट में फूट पड़ी। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ। तो रेलवे और टेलीग्राफ ब्रिटिश कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाते थे, लेकिन इनिशियल फेज में लोगों को कास्ट पॉल्यूशन का डर था, रिलीजियस और सोशल फियर्स बढ़े, सोल्जर्स को लगा ब्रिटिश उनकी ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्टली ये भी डिसकंटेंट का सोर्स बना। तीसरा इसमें दिया है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशन। तो देखिए ब्रिटिश ने मुगल एम्परर्स के प्रिविलेजेस कम किए, पेंशन बंद की, नवाब और जमींदारों की डिग्निटी खत्म की, जैसे अवध के नवाब को रिमूव किया, मुगल बादशाह से रॉयल स्टेटस छीना। इससे रूलिंग क्लास भी ब्रिटिश के खिलाफ हो गई, तो ये भी डायरेक्टली रिवॉल्ट का रीज़न था। लास्ट दिया इसमें एजुकेशन रिफॉर्म्स, ये रिवॉल्ट का कॉज नहीं था और इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स जैसे इंग्लिश एजुकेशन, मॉडर्न करिकुलम का डायरेक्ट रिलेशन 1857 रिवॉल्ट से नहीं था। ये रिफॉर्म्स ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट हुए, ज़्यादा इम्पैक्ट लेटर नेशनलिस्ट मूवमेंट पर पड़ा और 1857 के रिबल्स का मेन इशू लैंड, रिलीजन, आर्मी और रूलर से रिलेटेड था, एजुकेशन से नहीं। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अवध किंगडम इन 18th सेंचुरी। इसका करेक्ट आंसर है सादत खान और ये रिपीट किया हुआ ही क्वेश्चन है। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ऐसा कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।